आज की हमारी बातचीत के लिए जो सोर्स मिले हैं वो हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचने को मजबूर करते हैं। सवाल ये है कि क्या हम अपनी असल ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं? क्या हमारे अंदर ऊर्जा का कोई ऐसा खजाना है जिसे हम कभी छूते भी नहीं? और ये सवाल विलियम जेम्स ने आज से 100 साल से भी पहले उठाया था अपने दो बहुत ही मशहूर निबंधों में, द एनर्जीज ऑफ मैन और द गॉस्पेल ऑफ रिलैक्सेशन। और मुझे लगता है आज के इस हमेशा ऑन रहने वाले दौर में ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि हम जेम्स के नजरिए से समझें कि हमारी ये छिपी हुई ताकत क्या है और इसे बाहर लाने का रास्ता क्या है। हाँ, चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। अच्छा, तो एक ऐसे अनुभव से शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। जब लगता है कि बस अब हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई है, चाहे वो जिम में हो या किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर, और फिर अचानक से कहीं से एक नई ताकत आ जाती है जिसे सेकंड विंड कहते हैं। बिल्कुल। और विलियम जेम्स इसी सेकंड विंड को एक सुराग की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपनी एनर्जी की सतह के बहुत पास जीते हैं। जैसे ही थकान की पहली लहर आती है, हम काम छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं कि बस बैटरी खत्म। जबकि असल में वो सिर्फ एक लो बैटरी का वार्निंग साइन था, शट डाउन नहीं। एकदम सही। जेम्स का तर्क है कि उस पहली थकान की दीवार के पार ऊर्जा की और भी कई परतें हैं, एक के बाद एक। वो इसकी तुलना जमीन के नीचे पानी के स्तरों से करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग बस सबसे ऊपर वाली परत से पानी निकालकर काम चला लेते हैं और गहरे कुएं खोदने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। हाँ, लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है? मेरा मतलब है, अगर हम हमेशा अपनी सीमाओं को लांघते रहेंगे तो क्या हम बर्नआउट नहीं हो जाएंगे? उनका कहना है कि जैसे हमारा शरीर कम या ज्यादा खाने का आदी हो सकता है और एक नया संतुलन बना लेता है, वैसे ही हमारा दिमाग और शरीर ज्यादा एनर्जी की खपत का आदी हो जाता है। अच्छा, मतलब एक नए ऊंचे लेवल पर संतुलन बना लेता है। बिल्कुल। ज्यादा काम करने का मतलब हमेशा टूटना नहीं होता। अक्सर इसका मतलब होता है अपने सिस्टम को एक नए, ज्यादा ताकतवर गियर में डालना। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में होता कैसे है? अगर हम सब में ऊर्जा की ये गहरे कुएं हैं, तो उन्हें खोदने का, उन तक पहुंचने का औजार क्या है? हम उस पहली थकान की दीवार को तोड़े कैसे? जेम्स के मुताबिक साधारण हालात में ये मुश्किल है। इसके लिए हमें किसी असाधारण चीज की जरूरत पड़ती है। वो 3 मुख्य वजह बताते हैं। पहली है कोई जबरदस्त भावनात्मक हलचल, प्यार, गुस्सा या गहरी निराशा। ठीक है। दूसरी है किसी जरूरत का असाधारण एहसास, जब आपको पता हो कि ये काम करना ही है, इसके सिवा कोई चारा नहीं। और तीसरी? और तीसरी, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है इच्छा शक्ति का एक जोरदार धक्का। इच्छा शक्ति का अतिरिक्त प्रयास। ये सुनने में आसान लगता है पर शायद करना सबसे मुश्किल है। शायद इसीलिए जेम्स ने इतने जबरदस्त असल जिंदगी के उदाहरण दिए हैं। मुझे वो कर्नल बेयर्ड स्मिथ का किस्सा याद आ रहा है। हाँ, 1857 में दिल्ली की घेराबंदी का। वो किस्सा तो हैरान कर देने वाला है। कर्नल बेयर्ड स्मिथ की शारीरिक हालत मतलब सोच से भी परे थी। उन्हें स्कर्वी था, जोड़ों में भयानक दर्द, डायरिया, और ऊपर से एक गोले का टुकड़ा लगने से उनका टखना बुरी तरह जख्मी था। किसी भी आम इंसान के लिए बिस्तर से ना उठ पाने की वजह थी। बिल्कुल, लेकिन उनके ऊपर दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी थी। और उस एक विचार ने, उस जिम्मेदारी ने उन्हें ऐसी ताकत दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कमाल है। उन्होंने बाद में लिखा भी था ना कि वो उस पूरे समय लगभग ब्रांडी पर जिए, लेकिन उन्हें कभी नशा महसूस ही नहीं हुआ। हाँ, काम का जुनून इतना हावी था कि दिमाग और नसें पहले से ज्यादा मजबूत महसूस हो रही थी। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही दिल्ली पर कब्जा हुआ और उनकी जिम्मेदारी पूरी हुई, उनका शरीर ढह गया। मतलब ये साफ दिखाता है कि वो ताकत उनके शरीर से नहीं बल्कि उनके दिमाग से आ रही थी, उनके कर्तव्य के एहसास से। बिल्कुल, वो अपनी ऊर्जा के किसी बहुत बहुत गहरी परत से काम कर रहे थे। कमाल है। आज के दौर में शायद हमारे सामने दिल्ली की घेराबंदी जैसी स्थिति ना हो, लेकिन डेडलाइन का प्रेशर, परिवार की कोई इमरजेंसी, ये सब भी तो एक तरह की घेराबंदी है। शायद हम सब में एक कर्नल बियर्ड स्मिथ छिपा है, बस उसे जगाने वाली जिम्मेदारी चाहिए। सही बात है। ऐसा ही एक और दिल दहला देने वाला उदाहरण फ्रांस की कुरियरस कोयला खदान का है। 1906 का वो हादसा, जब 20 दिन बाद बचाव दल मलबे तक पहुंचा तो उन्हें यकीन नहीं था कि कोई जिंदा होगा। लेकिन वहां एक खनिक, नेमी, ने 13 लोगों को अंधेरे में न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उनमें अनुशासन और उम्मीद भी बनाए रखी।
ये निराशा और कर्तव्य से जन्मी ऊर्जा का एक और बड़ा उदाहरण है। हाँ। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, जब जेम्स एनर्जी की बात करते हैं तो वो सिर्फ मसल्स की ताकत की बात नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका ज्यादा जोर आंतरिक कार्य पर है, दिमागी, नैतिक और भावनात्मक ऊर्जा पर। हाँ। उनके लिए हमारी ऊर्जा को बाहर लाने का सबसे बड़ा औजार हमारे विचार हैं। देश, धर्म, विज्ञान, सच्चाई, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो शक्तिशाली विचार हैं जो इंसानों से असाधारण काम करवाते हैं। तो मतलब अगर हमारे पास जीने का कोई बड़ा मकसद हो, कोई बड़ा क्यों हो, तो कैसे की ताकत अपने आप आ जाती है। बहुत खूब कहा। अच्छा, जेम्स अपने एक दोस्त का भी उदाहरण देते हैं जो एक तरह की डिप्रेशन से जूझ रहा था। उसने योग की बहुत कठिन साधना शुरू की, उपवास, सांस के व्यायाम, ध्यान, और महीनों की इस प्रैक्टिस से उसने अपनी दिमागी और नैतिक ऊर्जा की इतनी गहरी परतों को खोल दिया कि वो उस बीमारी से पूरी तरह बाहर आ गया। ठीक है, तो अब तक की बातचीत से ये साफ है कि हम सब अपनी क्षमता से बहुत कम पर जी रहे हैं। हाँ। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है, जिसे जेम्स अपने दूसरे निबंध द गॉस्पेल ऑफ रिलैक्सेशन में उठाते हैं। हाँ। अगर हम सब में इतनी ऊर्जा है तो हम इतने थके हुए और तनाव में क्यों रहते हैं? हाँ। खासतौर पर आज के दौर में। और यही पर जेम्स की सोच आज के लिए बहुत प्रासंगिक हो जाती है। वो उस समय के अमेरिकन्स को देखते हैं और कहते हैं कि उनमें ऊर्जा की कमी नहीं है, बल्कि वो अपनी ऊर्जा को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, वो एक स्कॉटिश डॉक्टर क्लॉस्टन का जिक्र करते हैं। हाँ। जिन्होंने अमेरिकन्स को बोतल में बंद बिजली कहा था। बॉटल्ड लाइटनिंग कहते हैं। और इसकी वजह समझाने के लिए जेम्स अपनी मशहूर लॉन्गे जेम्स थ्योरी ऑफ इमोशन का सहारा लेते हैं। ये थ्योरी थोड़ी उल्टी लगती है पर बहुत गहरी है। एक मिनट, ये थ्योरी वही है ना जो कहती है कि हम दुखी होकर रोते नहीं हैं, बल्कि हम रोते हैं इसलिए हमें दुख का एहसास होता है। हाँ, मतलब शारीरिक एक्शन पहले आता है और भावना बाद में। बिल्कुल। अब इसे तनाव से जोड़कर देखिए। अगर हम लगातार अपने शरीर को तनाव की मुद्रा में रखते हैं, माथे पर बल, कंधे उचकाकर, जबड़े भींचकर, तो हमारा शरीर लगातार हमारे दिमाग को खतरे का सिग्नल भेजता रहता है। हम शारीरिक रूप से तनाव में रहते हैं, इसलिए हमारा मन भी चिंतित और बेचैन महसूस करने लगता है। तो आप कह रहे हैं कि हमारी जो हासिल कल्चर वाली बॉडी लैंग्वेज है वही हमें और ज्यादा तनाव में डाल रही है। ये तो एक दुष्चक्र हुआ। हाँ, और जेम्स कहते हैं कि ये कोई हमारी किस्मत नहीं है, ना ही ये हमारे काम के बोझ की वजह से है। ये एक सीखी हुई बुरी आदत है, एक सामाजिक आदत। हम अपने आसपास लोगों को तनाव में देखते हैं और हमें लगता है कि सफल और जरूरी दिखने का यही तरीका है। हमने तनाव को मेहनत और महत्व का प्रतीक बना लिया है। बिल्कुल। लेकिन क्या जेम्स का ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है? आज के दौर में तो आर्थिक और सामाजिक दबाव भी तो बहुत ज्यादा है। क्या सिर्फ आदत बदल देने से ही ठीक हो सकता है? आपका सवाल बहुत जरूरी है। यकीनन दबाव बहुत हैं, लेकिन जेम्स का पॉइंट ये है कि उन दबावों पर हम प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, ये काफी हद तक हमारे हाथ में है। दो लोग एक ही जैसे प्रेशर में बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव कर सकते हैं। एक शांत रहकर काम निपटाता है, दूसरा चिंता और हड़बड़ी में अपनी आधी ऊर्जा बर्बाद कर देता है। तो अगर ये एक सीखी हुई बुरी आदत है तो इसे भुलाकर एक अच्छी आदत भी सीखी जा सकती है, पर इसकी शुरुआत कैसे हो? जेम्स का समाधान बहुत सीधा साधा है। वो कहते हैं कि इसकी शुरुआत कुछ लोगों को एक अच्छा उदाहरण पेश करने से होगी। जब लोग देखेंगे कि शांत और सहज रहकर भी कामयाब हुआ जा सकता है, बल्कि ज्यादा बेहतर तरीके से हुआ जा सकता है, तो वो नकल करेंगे। मतलब हमें बिजी दिखने की जगह शांत दिखने को कूल बनाना होगा। एक तरह से हाँ। और इसके पीछे एक और गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। जब हम किसी काम के नतीजे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं या खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, ये सब, हाँ, तो हम असल में अपने काम करने की क्षमता को ही ब्लॉक कर देते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई छात्र परीक्षा में सब कुछ पढ़कर जाए लेकिन घबराहट में सब भूल जाए। एकदम सही। आत्मचेतना और चिंता हमारे दिमाग के स्वाभाविक प्रवाह को रोक देती है। जेम्स कहते हैं कि प्रभावी ढंग से काम करने का तरीका ये है कि एक बार जब आप पूरी तैयारी कर लें तो फिर नतीजे की परवाह छोड़ दें, अपने शरीर और दिमाग को उनका काम करने की आज़ादी दें। वो एक शानदार फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी को खोल दें। मशीनरी को खोल दें मतलब अपने ऊपर से उस कंट्रोल फ्रीक को हटा दें जो हर छोटे से छोटे कदम पर शक कर रहा है। बस काम पर ध्यान दो, खुद पर नहीं। हाँ, क्योंकि जो काम करने वाली असली मशीनरी है आपका अवचेतन मन, आपकी आदतें, आपकी स्किल्स, वो अपना काम करना जानती है।
लगातार चिंता करके आप सिर्फ उसके काम में दखल दे रहे हैं। तो अगर हम दोनों निबंधों को एक साथ देखें तो एक कमाल की तस्वीर बनती है। एक तरफ हमारे अंदर ऊर्जा का असीम भंडार है और दूसरी तरफ हमारी अपनी ही बनाई हुई तनाव और चिंता की आदतें उस ऊर्जा के पाइप को ब्लॉक करके बैठी हैं। और असली ताकत उस तनाव में नहीं बल्कि सहजता और विश्राम में छिपी है। जब हम शांत होते हैं तभी हम अपनी सबसे गहरी ऊर्जा तक पहुंच पाते हैं। आखिर में जेम्स एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा सुनाते हैं ब्रदर लॉरेंस का। वो एक साधु थे जिन्हें मठ की रसोई में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने हर काम, चाहे वो आलू छीलना ही क्यों ना हो, उसे ईश्वर के प्रति प्रेम की तरह करना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो परिणामों से पूरी तरह से मुक्त हो गए। वो बस काम में पूरी तरह डूब जाते थे, अपने बारे में सोचते ही नहीं थे, और इसीलिए वो हमेशा शांत और आनंदित रहते थे। वो उस सहजता को पा चुके थे जिसकी जेम्स बात कर रहे हैं। और यहीं पर जेम्स हमें एक आखिरी पहेली के साथ छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि सहज और तनाव मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसकी परवाह करना ही छोड़ दें कि आप तनाव मुक्त हैं या नहीं। ये एक विरोधाभास है। अगर आप शांत रहने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो आप और भी तनाव में आ जाएंगे। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, कोई इंसान परवाह न करने की कोशिश कैसे कर सकता है? शायद इसका जवाब कोशिश करने में है ही नहीं। शायद ये भरोसा करने और चीजों को उनके स्वाभाविक रूप से होने देने में है। शायद असली शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्पण में है।